हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो देखिए, मैं कंटिन्यू करता हूँ हमारे प्रीवियस लेक्चर को, ठीक है, जहाँ से मैंने छोड़ा था। ठीक है, उस चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमारे पास किस तरह से आता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको करवाया था कि वो हमारे पास किस तरह से पॉपुलेशन डिफरेंस जो है वो जो है आपके पास एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है इन दी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, जितना ज़्यादा हमारे पास पॉपुलेशन डिफरेंस रहेगा हमारे पास, दैट इज़ कि हमारे पास जो अल्फ़ा एंड बीटा स्टेट्स होती हैं, ठीक है, ये जो डिफरेंस होता है हमारे पास, दैट इज़ योर अल्फ़ा एंड बीटा स्पिन स्टेट्स। ठीक है, जितना ज़्यादा ये डिफरेंस होगा हमारे पास, उतना ही ज़्यादा आपके पास इंटेंस सिग्नल आएगा एनएमआर में। आफ्टर दैट हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास कंटिन्यूस सिग्नल जो है वो एनएमआर में किस तरह से अचीव होता है। आफ्टर दैट हम रिलैक्सेशन प्रोसेसेस के ऊपर आए थे। ठीक है, रिलैक्सेशन मतलब किस तरह से आपके पास जो है वो न्यूक्लियाई जो है वो रिलैक्स होगा आफ्टर गोइंग इन दी हायर एक्साइटेड स्टेट, दैट इज़ योर बीटा स्पिन स्टेट। ठीक है, जब बीटा स्टेट में जाएगा हाई एनर्जी में, तो आपके पास किस तरह से वापस जो है वो आपके पास रिलैक्स होकर आपके पास ग्राउंड स्टेट में आएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जब भी हम एनएमआर स्पेक्ट्रा करेंगे ना, तो आपके पास स्पेक्ट्रा जो है वो किस तरह से होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसे होगा आपके पास, मतलब कि मैंने स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किस तरह से करना है। ठीक है, कैसे मैं स्पेक्ट्रा जो है वो ऑब्टेन करूँगा एनएमआर के अंदर। तो देखिए, एनएमआर में ना स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके हैं जिनके थ्रू आप एनएमआर में स्पेक्ट्रा जो है वो ले सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट हमारे पास क्या वे है, पहला तरीका क्या है, किस तरह से हम एनएमआर में स्पेक्ट्रा जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपने ये करना है, मैं क्या कर रहा हूँ आप आपके पास, आई एम फिक्सिंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दो ही चीज़ें हैं, एक आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है, सेकंड आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं जो आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको फिक्स कर रहा हूँ। मतलब ये जो आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच नोट से, ठीक है, या बी नोट से, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने फिक्स कर दिया है। ठीक है, अब ये फिक्स हो चुकी है। ठीक है, मतलब जो मेरी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, आपकी जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है उसको मैंने फिक्स कर दिया। तो मान लो कि लेट जो मेरे पास ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, या लेट योर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दिस इज इक्वल टू, सपोज कि मेरा इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, लेट इट टू बी 60 मेगा हर्ट्स। ठीक है, 60 मेगा हर्ट्स का इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास। अब आपने क्या किया, अब आप एक न्यूक्लियस है आपके पास, एनएमआर एक्टिव है, ठीक है, उसको इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं। ठीक है, लेके आगे में आप अब क्या करेगा, डेफिनेटली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगी, तो न्यूक्लियाई खुद को विद द फील्ड अलाइन कर लेगा। अब जब विद द फील्ड अलाइन करेगा तो इस फ्रिक्वेंसी के ऊपर डेफिनेटली न्यूक्लियाई प्रिसेस करना स्टार्ट करेगा। अब जब प्रिसेस करेगा तो कुछ तो उसकी लार्वल फ्रिक्वेंसी होगी ना वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि प्रिसेशन कर रहा है इस फ्रिक्वेंसी के ऊपर। अब देखिए, फील्ड तो आपके पास फिक्स है ना, अब न्यूक्लियाई है, उसको फील्ड मिल गई, फील्ड मिलने के बाद अलाइन करेगा, अलाइन करने के बाद स्पिन तो करेगा नहीं, प्रोसेस करेगा। जब प्रोसेस करेगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी फिक्स हो चुकी है आपके पास, कुछ तो कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी के ऊपर तो प्रोसेस प्रिसीजन कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि मैं फ्रिक्वेंसी अब आपके पास फील्ड को चेंज करूँगा, ये फील्ड आपके पास फिक्स हो चुकी है, तो जो उसकी प्रिसीजन करने की फ्रिक्वेंसी होगी वो भी आपके पास कुछ ना कुछ आपके पास फिक्स हो जाएगी। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं आपके पास, जब आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो गई है तो आपकी जो लार्मर फ्रिक्वेंसी होगी वो भी अब आपके पास क्या हो जाएगी, वो भी आपके पास फिक्स हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने आपके पास क्या करना है, अब मैंने डाल लिया यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लेकिन मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मुझे पता नहीं है कि मैंने कौन सी डालनी है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया था, मेरे को सिर्फ ये पता था कि ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी मेरे पास कितनी है, 60 मेगा हर्ट्स की। इसके अंदर मैंने न्यूक्लियस को रख दिया, उसने प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया। प्रोसेस कर रहा तो कुछ तो लार्वल फ्रिक्वेंसी होगी, लेकिन वो कितनी है मुझे नहीं पता उसके बारे में कुछ भी। ठीक है, क्योंकि वो तो आपके पास न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, न्यूक्लियस कैसा है वो तो उसके ऊपर डिपेंड करने जा रहा है, तो जो भी आपके पास वैल्यू होगी वो तो फिक्स होगी है उस न्यूक्लियस के लिए। अब मैंने यहाँ से आपके पास रेडियो फ्रिक्वेंसी डालनी है। ठीक है, लेकिन एब्जॉर्ब कहाँ पे करेगा न्यूक्लियाई मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं यहाँ से रेडिएशन थ्रो करने जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता किस रेडिएशन के ऊपर आपका न्यूक्लियस जो है वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, मतलब रेजोनेंस कहाँ आएगा, मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फॉर दिस मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स होगी उसको डालना पड़ेगा। दैट मीन्स आई एम चेंजिंग रेडिएशंस। ठीक है, मैं जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी उसको चेंज करने जा रहा हूँ। तो मेरे पास जो वेरिएबल पार्ट होगा दैट विल बी योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो याद रखना है कि मेरे पास वेरी कौन कर रहा है, वेरी मैं किसको करने जा रहा हूँ, मैं वेरी कर रहा हूँ यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। तो देखिए, वो मेथड जहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर दोगे और आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेरी करते हैं, ठीक है, इस मेथड को हम आपके पास बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज योर लीनियर, दिस इज़ कॉल्ड एज योर लीनियर स्वीप मेथड।
ठीक है। यहाँ पे हमने एक स्वीप करना है विच इज़ कॉल्ड एज योर लीनियर स्वीप, ठीक है। और यहाँ पे होगा क्या, आपने रेडिएशन को वेरी किया है और मैग्नेटिक फील्ड को आपने फिक्स रख दिया हुआ है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या करेंगे, मैं एक आपके पास एक जनरेटर टाइप लूँगा जो कि आपके पास एक रेडियो फ्रिक्वेंसी जो वेव्स होती हैं आपके पास उनको जनरेट करेगा, ठीक है। मतलब सपोज ऐसा मान लो कि मैं एक आपके पास रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर हूँ, तो मैं यहाँ से आपके पास रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स जो हैं उनको धीरे धीरे जो है वो ट्यून करूँगा हमारे न्यूक्लियस के ऊपर, मतलब मैं वहाँ से एक लीनियर स्वीप करूँगा, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं एक ही बार में बहुत सारी हाई फ्रिक्वेंसी जितनी भी आपके पास रेडियो फ्रिक्वेंसीज होंगी उनको फेंक दूंगा, मैं धीरे धीरे चलूँगा। पहले मैं लोअर फ्रिक्वेंसी को पकड़ूंगा, ठीक है। और डालनी कौन सी है ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये जो आपका जनरेटर होगा रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर, यहाँ से आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर NMR आएगा आपके पास और किसी पे नहीं आने वाला है, ठीक है। UVIR नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ और सिर्फ रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स आएगी। पहले मैं करूँगा आपके पास लो फ्रिक्वेंसी को डालूंगा, फिर धीरे धीरे उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाता जाऊँगा, हाई फ्रिक्वेंसी पे आता जाएगा। तो जहाँ पे भी मेरा एब्जॉर्प्शन होगा डेफिनेटली मैं उसको मैं चेक करता जाऊँगा, ठीक है। तो मेरे पास ग्राफ किस तरह से आएगा, मेरा जो ग्राफ आएगा, दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है। सपोज कि इस तरह से मेरे पास क्या होगा, दिस इज़ योर फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। ये फ्रिक्वेंसी आ गई और दिस साइड आई एम हैविंग इंटेंसिटी, इस साइड को इंटेंसिटी है, दिस साइड को ये फ्रिक्वेंसी है मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, ठीक है। डेफिनेटली मैं आपके पास एक सिंपल प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोटॉन्स है मान लो मेरे पास, उनका स्पेक्ट्रा ले रहा हूँ मैं। तो जहाँ जहाँ पे आपके पास जितने प्रोटॉन्स होंगे वहाँ पे इस तरह से आपके पास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास सिग्नल आते जाएंगे, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ पे मैंने आपके पास 3-4 सिग्नल बना दिए इस तरह से, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आप एक ही मान के चलो, ठीक है। तो चलो ये तो है आपके पास लीनियर स्वीप मेथड, ठीक है। अब सेकंड क्या पॉसिबिलिटी है मेरे पास NMR सिग्नल को रिकॉर्ड करने की, मैं क्या करूँ, अब आपके पास मैं क्या करता हूँ, मैं आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना उसी को फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। आई एम फिक्सिंग, ठीक है, आई एम फिक्सिंग किसको, जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जहाँ पे मैंने पहले इनको वेरी किया था, अब मैं इसी को फिक्स करने जा रहा हूँ। कि मान लो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, ठीक है। सपोज आई एम हैविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिसकी फ्रिक्वेंसी है मेरे पास मान लो दिस इज़ योर 75 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। कितनी है, 75 मेगाहर्ट्ज़ पे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मैंने फिक्स कर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब चेंज किसको करूँगा मैं, आई विल बी मेरा वेरिएबल पार्ट जो होगा अब यहाँ से, ठीक है। वेरिएबल पार्ट ये कौन सा होने वाला है मेरा, वेरिएबल पार्ट विल बी योर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है अब मैं उसको वेरी करने जा रहा हूँ, ठीक है। रेडिएशन फिक्स है, कितनी फ्रिक्वेंसी के ऊपर है, 75 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर। अब जो मेरी फील्ड है मैं उसको वेरी करने जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। वेरी करने का मतलब क्या है कि जब आपके पास कोई न्यूक्लियस होगा, ठीक है, आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, रख दिया। अब क्या होगा, पहले आप थोड़ी सी कम फ्रिक्वेंसी दोगे, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं जब भी NMR की बात करने जा रहा हूँ, चाहे मैं आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ या मैं आपकी लार्मर फ्रिक्वेंसी की बात करूँ या मैं बात करूँ कि आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रही हैं, ठीक है, मैं हमेशा ही फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा हूँ वहाँ पर, ठीक है। आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द फ्रिक्वेंसी, ठीक है। मैं ध्यान रखना, मैं कभी वेवलेंथ के बारे में नहीं बोल रहा हूँ वहाँ पे, ना ही मैं एनर्जी की टर्म्स में जा रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी मेरे मुंह से एनर्जी निकलेगा तो समझ जाना उसका मतलब ये है कि मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो मतलब हमें किससे मतलब, हमें सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी से मतलब है, ठीक है। सो दैट मीन्स मैं क्या बोल रहा था कि आपके पास न्यूक्लियाई है मेरे पास, ठीक है। आपने क्या किया, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, खुद को लाइन कर लिया, ठीक है। अब आपने शुरू में आपके पास जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है वो कम है, ठीक है। सपोज कि आपके पास बहुत कम है, तो धीरे धीरे आपके पास न्यूक्लियाई जो है वो प्रोसेस करेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज योर लार्मर प्रोसेशन, ठीक है। लार्मर प्रोसेशन होगा तो लार्मर फ्रिक्वेंसी भी होगी। अब आप क्या कर रहे हो, आप जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको बढ़ा रहे हो, अब बढ़ाना स्टार्ट कर दी, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ेगी जो लार्मर फ्रिक्वेंसी होगी वो भी आपके पास बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है लार्मर फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे आपके पास स्ट्रेंथ बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड की, डेफिनेटली लार्मर फ्रिक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब जैसे जैसे लार्मर फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी ना आपके पास, अब आपके पास क्या होगा, एक ऐसी मोमेंट आएगी जब आपकी लार्मर फ्रिक्वेंसी जो है आपके पास वो मैच कर जाएगी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ, क्योंकि ये तो फिक्स है आपके पास। फिक्स वेरी किसको कर रहा हूँ मैं, वेरी कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड को। जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगी तो डेफिनेटली लार्मर फ्रिक्वेंसी भी चेंज होगी आपके पास, जैसे जैसे फील्ड बढ़ती जाएगी लार्मर फ्रिक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी। सो एक ऐसा मोमेंट आएगा जब लार्मर फ्रिक्वेंसी मैच कर जाएगी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ,
ठीक है। जब ऐसा होगा एट दैट टाइम हमारे पास रेजोनेंस आ जाएगा और एब्जॉर्प्शन हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। तो वो वाला मेथड जहाँ पे हम आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फिक्स करते हैं और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम वेरी करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज योर फील्ड स्वीप मेथड। इसको हम बोलते हैं आपके पास फील्ड स्वीप मेथड। और ध्यान रखना 99% जो आपके पास एनएमआर में ग्राफ होंगे वो इसी मेथड से आते हैं। ठीक है, 99% टाइम आपके पास जो ग्राफ होंगे वो यहीं से आएंगे। और ऐसा क्यों है, देखिए हमारे पास ना जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे मैं लीनियर स्वीप मेथड यूज़ करूँ, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेरी करूँ, ठीक है, वो आपके पास इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। ठीक है, बहुत कॉस्टली हैं, तो उनको आपके पास अचीव कर पाना इतना आसान नहीं हो पाता है। लेकिन अगर ऐसा जैसा मैं आपके पास इंस्ट्रूमेंट हो तो बहुत ज़्यादा बेटर आपके पास एनएमआर ग्राफ आएगा, लेकिन बहुत कॉस्टली है। इसी वजह से हम जो है आपके पास फील्ड स्वीप मेथड का यूज़ करते हैं। तो अब करना क्या है, जब ऐसा होगा हमारे पास, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करेंगे हम। ग्राफ किसके बीच में आएगा, क्या चीज़ वेरी कर रही है, दिस इज़ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, दिस इज़ योर इंटेंसिटी। ठीक है, तो सपोज जैसे ही आपके पास रेजोनेंस आ जाएगा, मान लो इस तरह से मेरे पास एक सिग्नल आ गया। ठीक है, अगर डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट पीक्स आएंगी इस तरह से हमारे पास। ठीक है, तो चलो इनके बारे में तो अभी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये है आपके पास दो मेथड जिनके थ्रू जो है आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है वो अचीव कर सकते हैं एनएमआर में। ठीक है, आइदर यू विल डू द लीनियर स्वीप और आप क्या करोगे, फील्ड स्वीप करोगे। ठीक है, पहले मेथड में क्या करना है आपने, या तो आप देखिए दो ही चीज़ें हैं, या तो आप मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर दो, ठीक है, और रेडिएशन को वेरी करो, या फिर आप क्या करो, रेडिएशन फिक्स कर दो और मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करो। तो रेडिएशन को फिक्स करके मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करना हमारे लिए ज़्यादा आसान रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हम फील्ड स्वीप मेथड का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आइए हमारे कैसे टॉपिक के ऊपर। ठीक है, वी विल मूव ऑन टॉपिक विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एनएमआर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए अभी तक तो मैंने जितना भी कुछ किया है ना एनएमआर के अंदर, वो सारा का सारा एक फिजिकल एस्पेक्ट था कि आपके पास एनएमआर में क्या होता है, क्या करेंगे हम, किस तरह से होगा। अब थोड़ा सा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री की ओर चलते हैं। ठीक है, क्योंकि एनएमआर जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कोई भी कंपाउंड आपके पास उसका स्ट्रक्चर अगर आपको बताना है ना तो आपको एनएमआर करना ही पड़ेगा। ठीक है, एनएमआर के बिना आप नहीं बता सकते कि ये कंपाउंड कौन सा है। ठीक है, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स भी होंगे, हाइड्रोजन तो मतलब होगा ही होगा। तो जब हाइड्रोजन होगा तो डेफिनेटली हम एनएमआर उसी का ही कर रहे हैं। ठीक है, 1H एनएमआर ही स्टडी करने जा रहे हैं हम। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियस को लेके, जहाँ पे आपके पास मतलब मैं कंपाउंड को लेके अब यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। ठीक है, आई विल स्टार्ट अ कंपाउंड। अब मैं उसका एनएमआर लेता हूँ। ठीक है, वहाँ से फिर मेरा एक टॉपिक निकल के आएगा विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आप सभी को पता है ना कि हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है ना हमारे पास, ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट फोर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। ठीक है, आप सभी को पता ही है हमारे पास हाइड्रोजन न्यूक्लियस के लिए हमारे पास, ठीक है, एक ही प्रोटॉन है, एक ही हमारे पास इसका, दिस इज़ 1H1। ठीक है, मास नंबर भी 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है। ठीक है, तो जो हमारे पास वैल्यू होती है स्पिन क्वांटम नंबर की, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, और डेफिनेटली हमारे पास पॉसिबल ओरिएंटेशन दैट इज़ 2i+1 विच इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, तो mi की 2 वैल्यूज़ आएंगी, आइदर +12 और -12। ठीक है, दो ही वैल्यूज़ हैं हमारे पास। अगर मैं हाइड्रोजन का दूसरा जो मेरे पास आइसोटोप होता है दैट इज़ व्हाट यू कॉल्ड एज योर ड्यूटीरियम। ठीक है, अगर मैं उसकी बात करूँ, ठीक है, ड्यूटीरियम, अगर मैं इसकी बात करूँ, दिस इज़ योर 1H2। ठीक है, तो 1H2 है, मतलब इसमें एक मेरे पास जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2 है। ठीक है, तो इसके केस में मेरे पास जो आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसकी नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन विल बी 2i+1 विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो डेफिनेटली जिसमें आई की वैल्यू 0 होती है वो एनएमआर इनएक्टिव होता है। सो दिस हाइड्रोजन इज एनएमआर एक्टिव, दिस इज एनएमआर इनएक्टिव। ठीक है, तो अब देखिए हाइड्रोजन तो आपके पास ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता ही होता है। ठीक है, आप सभी को पता ही है, एवरी हाइड्रोकार्बन कंटेन हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेफिनेटली हमारे पास हाइड्रोजन होगा ही होगा। तो हाइड्रोजन इज एनएमआर एक्टिव, दिस इज एनएमआर एक्टिव। तो यही रीज़न है कि हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं,
ठीक है। अगर मुझे उनका स्ट्रक्चर बताना हो तो वहाँ पे हाइड्रोजन होगा ही होगा। तो ठीक है, तो वहीं उसी के लिए हम यहाँ पे एनएमआर स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना एनएमआर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा वरदान है। ठीक है, कि कोई भी कंपाउंड है आपके पास, अगर आपको उसका स्ट्रक्चर बताना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर आपको उसका स्ट्रक्चर बताना है तो वहाँ पे अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हाइड्रोजन होगा ही होगा। तो अल्टीमेटली यू हैव टू डू दी एनएमआर। ठीक है, और वो एनएमआर कौन सा है? दैट इज़ योर 1H एनएमआर। आपको प्रोटॉन एनएमआर करना है। तो चलिए फिर अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से हम मॉलिक्यूल्स के एनएमआर स्पेक्ट्रा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लेट अस टेक अ मॉलिक्यूल जिसको लेके एनएमआर स्टार्ट हुआ था। तो आई एम टेकिंग द केस ऑफ योर इथेनॉल। ठीक है, मैं किसको लेने जा रहा हूँ? इथेनॉल को। ठीक है, इथेनॉल लेने जा रहा हूँ मैं। इथेनॉल होता है मेरे पास CH3CH2OH, सिंपलेस्ट केस। ठीक है, इथेनॉल को लेके ही मैं सब कुछ स्टार्ट करूँगा यहाँ से। अब देखिए इथेनॉल है, कितने हाइड्रोजन है? 3 भाई, यहाँ पे हैं 2, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है। टोटल कितने हो गए? 3 2 1, टोटल हो गए हमारे पास 6 हाइड्रोजन। ठीक है, आपने क्या किया? आपने क्या किया हमारे पास कि मैंने क्या किया, मैंने इस कंपाउंड को लिया और इसको मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। ठीक है, आई एम पुटिंग दिस कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी हाइड्रोजन होंगे मेरे सारे के सारे, ठीक है, वो अब खुद को फील्ड के साथ अलाइन कर लेंगे। ऐसे ही करेंगे, फील्ड के साथ अलाइन कर लेंगे। जब अलाइन करेंगे तो वहाँ पे प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करेंगे तो कुछ तो लार्वल फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक है, अब जिस मोमेंट के ऊपर हमारी लार्वल फ्रिक्वेंसी मैच कर जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के, ठीक है, उस टाइम पे हमारे पास एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो दिस इज़ मेरा नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ अवर साउथ पोल। अब मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस मॉलिक्यूल को रख दिया है। ठीक है, चलो पहले मैं बना लेता हूँ इसको। तो देखिए ये है मेरे पास इथेनॉल। ठीक है, कार्बन 3 हाइड्रोजन CH3CH2OH। ठीक है, अब जब मैं आपके पास, ठीक है, इस कंपाउंड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूँगा तो मेरे पास क्या होगा? डेफिनेटली इस तरह से न्यूक्लियस था, खुद को अलाइन कर लेगा। तो ये जितने भी प्रोटॉन्स हैं मेरे पास सारे के सारे, ठीक है, अब वो खुद को विद दी फील्ड अलाइन कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए मैंने अलाइनमेंट बना दी। सारे के सारे प्रोटॉन्स जो हैं वो खुद को विद दी फील्ड जो है वो इस तरह से अलाइन कर लेंगे। कर लिया अलाइन सभी ने। अलाइन करने के बाद प्रिसेस करेंगे। ठीक है, प्रिसेस करेंगे तो कुछ तो प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी होगी, तो सभी की कुछ ना कुछ प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। अब देखिए जिस मोमेंट के ऊपर इन सभी प्रोटॉन्स की प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी मैच कर जाएगी, जो मैं यहाँ से ऊपर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालने जा रहा हूँ, ठीक है, जब वो उसके साथ मैच हो जाएगी तो एब्जॉर्प्शन फिनोमेना आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो ग्राफ आना चाहिए, किस तरह ग्राफ आना चाहिए? जो मेरा ग्राफ होगा, ग्राफ विल बी लाइक दिस। ठीक है, डेफिनेटली स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में वेरी कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास इंटेंसिटी होगा। ठीक है, तो ग्राफ किस तरह से आएगा? अब देखिए भाई 6 प्रोटॉन्स हैं मेरे पास। ठीक है, 6 प्रोटॉन है तो डेफिनेटली प्रोटॉन तो प्रोटॉन ही होता है भाई। तो सभी के प्रोटॉन्स जो है आपके पास एब्जॉर्ब करेंगे और मेरे पास ग्राफ आना चाहिए इस तरह से। ठीक है, ग्राफ विल बी लाइक दिस। ठीक है, दिस शुड बी माई एक्सपेक्टेड ग्राफ। इसको लिख रहा हूँ मैं कि ऐसे ही आना चाहिए ना, एक्सपेक्टेड ग्राफ है मेरे पास ये। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन तो प्रोटॉन नहीं होते मेरे पास। ठीक है, तो ये पीक मेरे पास कैसे होनी चाहिए? दिस शुड बी इंटेंस। ठीक है, हाईली इंटेंस पीक, क्योंकि मेरे पास कितने हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर रहे हैं? मेरे पास हैं 6 हाइड्रोजन जो कि एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सो दिस शुड बी, ग्राफ विल बी लाइक दिस, और इंटेंस होना चाहिए आपके पास। लेकिन याद रखना ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, ये ग्राफ मेरे पास नहीं आएगा, दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, मतलब एक्चुअली में हमारे पास ग्राफ आता कैसे है? जब मैं लो रेजोल्यूशन के ऊपर ग्राफ को स्टडी करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास जो ऑब्जर्व ग्राफ है, ठीक है, जो मेरे पास ग्राफ एक्चुअल में आएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं ऑब्जर्व ग्राफ। ठीक है, तो मेरा ग्राफ कैसा होगा? तो देखिए यहाँ क्या है, इधर है मेरे पास इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये ग्राफ नहीं हुआ, मतलब मैंने जो कहा था कि 6 हाइड्रोजन जो है, ठीक है, उनको एब्जॉर्ब करना चाहिए सभी को एक साथ मिलके एक ही फ्रिक्वेंसी के ऊपर, क्योंकि हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है सारे के सारे, ये जो सारे के सारे हाइड्रोजन है तो डेफिनेटली सभी के सभी एक ही फ्रिक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब करने चाहिए थे और ये आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मैंने इस ग्राफ को स्टडी किया, ठीक है, लो रेजोल्यूशन के ऊपर, तो मुझे क्या देखने को मिला? जो मेरा ग्राफ देखने को मिला मुझे, वो मेरा कुछ इस तरह का ग्राफ था। ठीक है, इट इज़ लाइक दिस। इस तरह से पहले एक पीक देखने को मिली मुझे। ठीक है, आफ्टर दैट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक और पीक आई इस तरह से। ठीक है,
आफ्टर दैट मैं यहाँ पे एक और पीक देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से लो रेजोल्यूशन ग्राफ आया, दिस इज़ योर लो रेजोल्यूशन ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इस ग्राफ से मैं क्या इन्फॉर्मेशन मिली, इस ग्राफ से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली, पहली इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से ये मिल रही है, ठीक है। अगर मैं इस ग्राफ को पहले कंपेयर कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा था, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 6 के 6 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन होता है, चाहे जिस मर्जी के साथ लगाओ, इनको सभी को तो एक ही फ्रिक्वेंसी के ऊपर अब्जॉर्ब करना चाहिए था, तो ग्राफ ऐसा आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे पास ग्राफ इस तरह का निकल के आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो मैं एक पीक एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है, अब यहाँ पे 3 पीक्स आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 पीक्स आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी के ऊपर क्यों है, ये 6 हाइड्रोजन तो एक जैसे ही हैं, मतलब हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन होता है ना हमारे पास, ऐसा तो है नहीं हाइड्रोजन को पंख लग गए हैं तो अलग हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ कि हमारे पास यहाँ पे 3 डिफरेंट पीक्स हमें देखने को मिली, ठीक है। तो क्यों हमारे पास ऐसा हो रहा है कि इन तीनों ने अलग, ये 3 पीक्स मतलब क्या है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे 3 तरह के हाइड्रोजन मेरे पास प्रेजेंट हैं। पहली इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है ग्राफ से कि हमारे पास वी हैव 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पहली इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगी, हमारे पास 3 तरह के हाइड्रोजन है, ठीक है। अब सेकंड चीज़ में मैं क्या इंटरेस्टेड हूँ कि भाई पीक्स तो आ गई, 3 तरह की पीक्स आ गई, लेकिन ये पीक है किसकी, अब हमें ये चीज़ देखना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हमें मिलता है दैट इज़ व्हाट यू कॉल्ड एज द एनवायरमेंटल इफेक्ट, एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द एनएमआर, ठीक है। मैंने क्या बोला, दैट इज़, ये जो आपका आंसर है कि ये पीक्स किस की है, दिस इज़ कॉल्ड एज योर एनवायरमेंट इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, दिस इज़ कॉल्ड एज योर एनवायरमेंट इफेक्ट, ठीक है। इफेक्ट, ठीक है। स्पेलिंग दिख रहा ना, कहीं गलती से मिस्टेक हो जाए, ठीक है, तो कई बार दिमाग यहाँ पे चला होता है, ठीक है। तो अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो उसको इग्नोर मारना, ठीक है। ऐसी सिली मिस्टेक्स होती रहती हैं, तो दिमाग कहीं पे कई बार कहीं और होता है, ठीक है। यहाँ पे दिमाग आपका यहाँ, मेरा यहाँ पे है, तो कई बार अगर बाई चांस स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो उसको इग्नोर ही मारना। तो देखिए ये जो 3 पीक्स आई, ठीक है, ये जो 3 पीक्स आ रही है ये किस की है, इसका आंसर मिलेगा हमें कहाँ से, दैट इज़ व्हाट यू कॉल्ड एज योर एनवायरमेंट इफेक्ट, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द एनएमआर, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए ये जो मेरा हाइड्रोजन अटैच्ड है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन मेरे पास ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस बॉन्ड के बीच में, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है कि ऑक्सीजन है आपके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो क्या करेगा, इस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है। डेफिनेटली समथिंग कुछ डिफरेंट हुआ जो कि यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा CH2 एंड CH3 के बीच में, ठीक है। तो देखिए अगर तो मेरे पास मान लो कि सारे के सारे 6 हाइड्रोजन जो होते हैं बिल्कुल नेक्ड होते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल आइसोलेटेड होते हैं आपके पास। आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन किसी के साथ भी बॉन्डेड नहीं है यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन किसी और के साथ अटैच नहीं है। अगर सारे के सारे हाइड्रोजन मेरे पास जो हैं एक जैसे ही होते तो डेफिनेटली सारे के सारे एक ही फ्रिक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब करते, क्योंकि हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है भाई, ऐसा तो है नहीं कि वो अलग अलग है, सारे के सारे एक जैसे ही हैं, किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है, बिल्कुल फ्री है, आइसोलेटेड है। तो सारे के सारे एक ही फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करते और मेरा ग्राफ ऐसे आता, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच्ड है, इधर ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ पे कार्बन के साथ है, इधर भी कार्बन के साथ, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ से पता लग रहा है कि 3 डिफरेंट तरह के हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। तो इसको मैं नेमिंग दे रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। मेरे पास क्या है, दिस इज़ योर CH3, दिस इज़ योर CH2, दिस इज़ OH, मतलब 3 तरह के हाइड्रोजन है। दिस इज़ योर फर्स्ट काइंड A, दिस इज़ सेकेंड काइंड, दिस इज़ थर्ड, ठीक है, ABC, ये 3 तरह के हाइड्रोजन है मेरे पास, ठीक है। तो जब मैं इस ग्राफ को स्टडी करता हूँ अच्छे से तो मुझे पता चलता है कि भाई ये जो टॉप पे आपका पहला जो मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, दिस इज़ ड्यू टू OH, दिस इज़ ड्यू टू CH2 एंड दिस इज़ ड्यू टू CH3, ठीक है। 3 सिग्नल आ रहे हैं, 1 इज़ ड्यू टू हाइड्रोक्सिल प्रोटोन, ये आपके पास CH2 प्रोटोन्स का है, ये CH3 प्रोटोन्स का है। और ध्यान में रखना ये जो पीक्स आ रही है दिस इज़ ड्यू टू द प्रोटोन्स, ऑक्सीजन वगैरह की नहीं है, कार्बन वगैरह की, ये हाइड्रोजन के सिग्नल्स हैं सारे के सारे, ठीक है। इन्हीं को ही हम NMR में पढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास 3 सिग्नल आए क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है ना हमारे पास, ठीक है, जो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ लगे हैं, इस कार्बन के साथ लगे हैं, ये मिथाइल ग्रुप वाले हैं हमारे पास, ठीक है। इनके जो आसपास का एनवायरनमेंट है, ठीक है, मतलब जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है इन सभी का, वो आपके पास अलग अलग था। अगर एक जैसा एनवायरनमेंट होता है इन सभी का
तो सभी डेफिनेटली इस तरह का ग्राफ देते हैं, लेकिन ये सारे के सारे अलग अलग हैं। तो अलग अलग होने की वजह से ही आपके पास इन सभी ने, जब आपके पास आपने क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, तो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब किया, और लार्मर जो आपके पास प्रिसेशन किया, लार्मर फ्रिक्वेंसी इन सभी की अलग अलग हुई, ठीक है। अगर एक जैसे होते सारे के सारे प्रोटॉन एक ही इन्वायरमेंट में, तो सभी जब आपके पास प्रिसीजन कर रहे होते, तो सभी की लार्मर फ्रिक्वेंसी एक जैसी होती, और जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं वो सभी एक जैसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो आपके पास एब्जॉर्ब करके सिग्नल देते। लेकिन अब आपके पास क्या था, इनका एनवायरनमेंट अलग था, तो जो आप फील्ड देने जा रहे हैं वो फील्ड सभी के लिए अलग अलग होगी, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सभी को अलग अलग मिल रही है, जिसकी वजह से आपके पास क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास प्रोटॉन्स है सारे के सारे, इनकी लार्मर फ्रिक्वेंसी भी डिफरेंट होगी, और जब लार्मर फ्रिक्वेंसी हमारे पास डिफरेंट होगी, डेफिनेटली एब्सॉर्प्शन भी अलग अलग फ्रिक्वेंसी के ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज योर एनवायरमेंटल इफेक्ट। और ये दो तरह का होता है, एक होता है आपके पास केमिकल शिफ्ट, वन इज़ योर केमिकल शिफ्ट, और सेकंड हमारे पास होती है दैट इज़ व्हाट यू कॉल्ड एज योर स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग, ठीक है। सेकंड इज़ योर स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग, ठीक है, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग, ठीक है। तो केमिकल शिफ्ट जो है आपके पास, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। आपको एग्जाम्स में भी देखने को मिलेगा ये वाला टॉपिक्स फाइनल्स में, कि केमिकल शिफ्ट क्या होती है। और यहाँ से आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आएगा, दैट इज़ योर शील्डिंग एंड डीशील्डिंग, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था, शील्डिंग एंड डीशील्डिंग, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डेफिनेटली वो तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो आपका एनएमआर नहीं होगा, क्योंकि वहीं से पता लगता है कि पीक्स कहाँ कहाँ पे आएंगी आपकी। मतलब जो हम एनएमआर रिकॉर्ड करेंगे उसकी कुछ स्केल्स होती हैं, ठीक है, वो वहाँ पे हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू दैट इज़ योर केमिकल शिफ्ट जो हमारे पास होती है, ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं। लेकिन वहाँ पे आप उसके लिए आपके पास जो है वो शील्डिंग और डीशील्डिंग का थोड़ी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं केमिकल शिफ्ट को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि हमारे पास ये क्या होती है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको चीज़ बताई दैट इज़ योर 3 सिग्नल्स, ठीक है। अब देखिए सिग्नल किस तरह से निकालते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आने वाले लेक्चर्स के अंदर पहले थोड़ा थ्योरेटिकली समझ लेते हैं कि हमारे पास केमिकल शिफ्ट्स वगैरह क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग कैसे होती है। आफ्टर दैट मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से एनएमआर सिग्नल निकालते हैं, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल है वहाँ पे कितने तरह के डिफरेंट डिफरेंट प्रोटॉन्स होंगे, वो कैसे पता लगेगा, वो पता कैसे लगेगा, ड्यू टू द एनवायरनमेंट इफेक्ट, ठीक है। तो इसको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, तो वहाँ से आप इन सभी चीज़ों को समझ जाओगे, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट होगा इस लेक्चर के रिगार्डिंग, तब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर।